हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट रेमेडी का सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रोमियम होम्योपैथिक मेडिसिन को। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे दोस्तों, उसके बाद जानेंगे इसके की यूजेस की सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। उसके बाद चलेंगे दोस्तों इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर, और रेमेडी प्रोफाइल में हम दोस्तों पेशेंट के नेचर की बात करेंगे, उसके फिजिकल सिम्टम्स की बात करेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसकी मोडेलिटीज़ की बात करेंगे दोस्तों कि सिम्टम में एग्रावेशन कब होता है एंड एमेलियोरेशन कब होता है। तो चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं दोस्तों। ब्रोमियम को अगर हम समझना है तो ब्रोमियम को समझने के लिए उसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। वहीं से ये रेमेडी हमें अच्छी तरीके से समझ पाएगी, उस पेशेंट को हम समझ सकते हैं जो ब्रोमियम का पेशेंट होगा। तो उसमें दोस्तों मेन स्फीयर ऑफ एक्शन इस रेमेडी का है रेस्पिरेटरी ट्रैक पर, उसके अंदर भी गले पर, और गले से ही सारी समस्या स्टार्ट होती है दोस्तों, लाइनेक्स से भी एंड ट्रैकिया से भी। यानी कि हमारा जो वॉइस बॉक्स है लाइनेक्स और हमारी जो विंड पाइप है ट्रैकिया, वहां से समस्या स्टार्ट होगी, और समस्या या तो नीचे की तरफ बढ़ेगी या फिर ऊपर की तरफ आएगी। यानी कि या तो वो छाती की तरफ जाएगी समस्या, उसकी चेस्ट की तरफ एक्सटेंड होगी, या फिर ऊपर हमारे नोज तक आएगी वो समस्या। और उसके साथ साथ हार्ट पर इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है दोस्तों, एंड फीमेल एंड मेल जेनिटल्स पर है, और उसके साथ साथ हमारे ग्लैंड्स पर इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है। तो ये 3-4 चीजें ही हैं दोस्तों। रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, फीमेल एंड मेल के जेनिटल्स हो गए, हार्ट हो गया, एंड हमारे ग्लैंड्स हो गए। तो इन्हीं से हमें समझ आ जाएगा कि ये ब्रोमियम का पेशेंट है दोस्तों। उसमें बस हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, और इसमें जो सबसे मुख्य पार्ट है दोस्तों, उसके जो ग्लैंड्स होंगे वो बहुत ही स्टोनी हार्ड ग्लैंड होंगे। यानी कि ऐसा बताया जाता है कि एकदम पत्थर की तरह, जैसे कैल्केरिया फ्लोर में फोरहेड पे जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं यानी कि गांठें सूज जाती हैं, वो बिल्कुल पत्थर जैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। इसी तरीके से ब्रोमियम के जो ग्लैंड्स बढ़ेंगे वो बिल्कुल पत्थर की तरह होंगे। और वो ज़्यादातर ये बताया गया है दोस्तों कि नेक के एंड थ्रोट के ग्लैंड ही बढ़ते हैं, यानी कि पेरियोटिड ग्लैंड्स, और हमारे नेक के जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं उनमें ही एनलार्जमेंट आती है, उनमें ही स्वेलिंग आती है दोस्तों। बट वो स्वेलिंग किस प्रकार की होगी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड स्टोनी बताया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड और बिल्कुल पत्थर जैसी वो ग्लैंड हो जाएगा और सूज जाएगा। और ये दोस्तों ज़्यादातर लेफ्ट साइडेड इस रेमेडी का अफेक्शन है। तो मेल के अंदर लेफ्ट टेस्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है, उसमें पेन रहता है, उसमें खिंचाव रहता है। एंड फीमेल के अंदर ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाता है, ओवरीज में प्रॉब्लम आती है, एंड ये रेमेडी थायराइड के लिए भी काम आती है। कुछ माइंड के सिम्टम की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी जो मेंटल सिम्टम है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है। ऐसी बहुत कम रेमेडीज हैं दोस्तों जिसमें ब्रोमियम जैसे मेंटल सिम्टम्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, या फिर अगर ये कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत गैदरिंग है, जहाँ पर पार्टी वगैरह हो रही है, या कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिया में, तो उसे लगेगा कि सारी दुनिया मेरे तरफ देख रही है। और वो भी कहाँ देख रही है, खासकर शोल्डर की तरफ। दुनिया मुझे शोल्डर की तरफ मेरे देख रही है, और इसको ऐसा भी फील होता रहेगा कि मेरे मुंह पर मकड़ी का जाला है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कुछ भ्रम रहते हैं, कुछ तनाव इसके माइंड में ऐसा रहता है, जिसके कारण इसके अंदर एक ऐसे भ्रम पैदा होते हैं दोस्तों, जिसके कारण इसको लगता है कि मुझे पीछे से मुझे कोई देख रहा है, मेरे पीछे कोई खड़ा है, या फिर दुनिया मेरे शोल्डर की तरफ को देख रही है, या फिर इसे ऐसा फील होता है कि मेरे मुंह पर मकड़ी का जाला है। तो इसके मेंटल जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही यूनिक हैं, बहुत ही डिफरेंट है। इन सिम्टम्स के द्वारा भी हम ब्रोमियम के पेशेंट को पहचान सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ कुछ यूनिक पॉइंट हैं दोस्तों जो हमें माइंड में रखने ही रखने हैं, जो ज़्यादातर सी या फिर समुद्र में, जैसे मर्चेंट नेवी या फिर इंडियन नेवी के जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स का मतलब दोस्तों जो सेलिंग करते हैं, सेलिंग यानी कि शिप में ही कई कई दिन या फिर कई कई महीने रहते हैं, उनको अगर एस्थमा या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पाई जाए तो भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है दोस्तों। एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इसका बहुत मेन यूज़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा यूज़ ये रेमेडी आती है। बट जब भी हमारे पास कोई कोल्ड या क्राइजा का पेशेंट आता है तो हम ब्रोमियम की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। पर दोस्तों ये रेमेडी इन सब सिम्टम्स में भी बहुत ज़्यादा काम करती है। और जैसे कि मैंने बताया कि गले से इसका पूरा प्रॉब्लम स्टार्ट होगी और वो चेस्ट की तरफ या फिर ऊपर नोज़ की तरफ बढ़ती है। और दोस्तों इसमें एक बहुत ही मुख्य सिम्टम, ऐसे बहुत ज़्यादा पेशेंट आप लोगों को मिलेंगे जिसमें डस्ट से या फिर टोबैको स्मोक से, यानी कि तंबाकू की खुशबू से पेशेंट को इरिटेशन होती है, और डस्ट से उसको स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा छींके पेशेंट को आती हैं, वो भी डस्ट से। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आएंगे। और हे फीवर के अंदर
भी ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि उसके नसल पॉलिपस होने के कारण डस्ट से स्नीजिंग आती है, तो उसमें हम कभी भी ब्रोमियम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बट अगर सिम्टम ऐसे हैं दोस्तों तो हम इस रेमेडी की तरफ भी जा सकते हैं, बट नसल पॉलिपस पे इस रेमेडी का ज़्यादा अफेक्शन नहीं है। परंतु अगर स्नीजिंग है, बहुत ज़्यादा नज़ला है, नाक बहता है, छींकें आती हैं और जुकाम रहता है और खासकर गले में भारीपन रहता है, तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। अब चलते हैं इसके की यूजेस पर और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड, ओवरीज और लेफ्ट टेस्टाइल। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेमेडी थायराइड के लिए भी काम आती है। एक फीमेल को ओवरीज में पेन और खासकर लेफ्ट साइड में, या फिर उसको पीसीओडी तक हो जाए, ओवरीज में सिस्ट हो जाए, तो भी ये रेमेडी काम आएगी। एंड एक मेल को लेफ्ट टेस्टाइल में पेन हो, उसको भारीपन लगे, उसको इरिटेशन हो उस जगह पर, तब भी रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है दोस्तों। सेकंड पॉइंट में बात की गई है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज कोल्ड। तो बहुत ज़्यादा छींके आना, जुकाम होना, उसके साथ साथ गले में भारीपन हो जाना, ज़्यादा बोलने से गले में भारीपन हो जाना, और यहाँ तक कि आवाज़ भी चली जाती है, तब भी रेमेडी काम आती है दोस्तों। तो ये दो इसके मुख्य यूजेस हैं दोस्तों, यहाँ पर इस रेमेडी का अफेक्शन होता है। अब चलते हैं इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं कि पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स, उसके फिजिकल सिम्टम्स एंड मोडेलिटीज़ को। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम ब्रोमियम की रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ब्रोमियम इज बेस्ट सूटेड टू पीपल विद एन अंडरलाइंग रेस्टलेसनेस हु टेंड्स टू स्टे ऑन द मूव और रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। तो ये पेशेंट कैसा रहेगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेचैन। और वो बेचैनी किस कारण है, यानी कि वो चीज़ों से दूर भागना चाहता है। वो जो सिचुएशन है वो उसे हैंडल ना करके उस सिचुएशन से दूर भागना चाहता है, तो उस सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। और वो दोस्तों उसके मानसिक तनाव के कारण ये सिचुएशन, यानी कि वो नहीं झेल पाता, वो उसका मानसिक कारण है, यानी कि उसके माइंड उस तरीके से एक्टिव नहीं, उस तरीके से काम नहीं कर पाता। इसलिए वो जो अगर कोई भी ऐसी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन आ जाए तो उसे वो झेल नहीं सकता, तो उससे दूर भागने की कोशिश करता है। इसी कारण वो बेचैन भी रहता है। दे आर प्रोन टू एंजाइटी एंड सब्जेक्टेड टू डिल्यूजन दैट समबडी इज बिहाइंड मी। तो दोस्तों यही मैंने आपको बताया था कि उसका जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहेगा, तनाव में रहेगा, और उसे हमेशा ऐसा लगता रहेगा, एक भ्रम उसके अंदर ऐसा है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। और बहुत सारे पेशेंट आप लोगों को मिलेंगे दोस्तों जो बताएंगे कि चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है या मुझे कोई देख रहा है। अगर मैं कहीं पब्लिक प्लेस में भी खड़ा हूँ या खड़ी हूँ तो वो बताएगा कि ऐसा लगता है कि सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं, और मेरी तरफ में भी कहाँ देख रहे हैं, शोल्डर की तरफ। तो इस प्रकार से उसके अंदर एक कुछ भ्रम रहते हैं दोस्तों। आगे बात की गई है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ट्रीटेड बाय ब्रोमियम इंक्लूड कोल्ड दैट स्टार्टेड इन द लार्ynx एंड ट्रेवल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टू द चेस्ट। तो यही बात दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि उसकी समस्या हमेशा गले से स्टार्ट होती है, लाइनेक्स से स्टार्ट होती है। लाइनेक्स दोस्तों हमारा वॉइस बॉक्स, जहाँ से हमारी वॉइस निकलती है, उस पूरे एरिया को लाइनेक्स बोलते हैं। वहाँ से समस्या स्टार्ट होगी और वो या तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी या फिर नीचे की तरफ बढ़ेगी, यानी कि वो समस्या, मान लीजिए गले में भारीपन हुआ है और वो भारीपन अब चेस्ट की तरफ बढ़ रहा है या फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, हमारे गले से मुंह में आ गया और साथ साथ हमारे नाक में भी हमें इरिटेशन पैदा कर रहा है। तो इस प्रकार से उसकी समस्या बढ़ती है दोस्तों। आगे बताया गया है कि द नोज एंड लार्ynx में बी इरिटेटेड विद स्नीजिंग, कैथरे एंड हॉर्सिनेस। तो पेशेंट का नाक और उसका गला दोनों में ही इरिटेशन पैदा होती है, उसके साथ साथ छींकें लगती हैं, बलगम बनती है और भारीपन हो जाता है दोस्तों। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है दोस्तों, बट कहीं ना कहीं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम इस रेमेडी को अवॉइड करते हैं। जहाँ ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड समस्याओं के बारे में सुनते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, जैसे कि एलियम सिपा हो गई, काली बाइक्रम हो गई, काली आयड हो गई दोस्तों, रस्टॉक्स हो गई, या मर्क्सोल अगर नाक बह रही है, छींकें लग रही हैं, और उसके साथ साथ टिक्रियम एमवी हो गई। बट ये सब रेमेडीज़ कुछ अलग ही हैं और ब्रोमियम बिल्कुल अलग रेमेडी है। तो कहीं ना कहीं हम इस रेमेडी को भूल जाते हैं या फिर इस रेमेडी की तरफ ध्यान ही नहीं देते दोस्तों। तो अगर आपको कुछ इस प्रकार का पेशेंट मिले जिसको गले से समस्या स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़े और उसका जो मेंटल लेवल है वो कुछ अलग ही हो दोस्तों, वो इस प्रकार के भ्रम उसके दिमाग में रहें कि मेरे पीछे कोई खड़ा है या मुझे कोई देख रहा है, सारी पब्लिक मुझे ही देख रही है,
तो हम ब्रोमियम की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। 100% ये रेमेडी रिलीफ करती है और बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है, यानी कि बहुत अंदर तक ये रेमेडी एक्ट करती है। यानी कि ये वो रेमेडीज हैं दोस्तों जो समस्या को जड़ से खत्म कर देती हैं। और इसमें स्नीजिंग के बारे में ये भी बताया गया दोस्तों कि डस्ट से स्नीजिंग हो जाएगी, और अगर बहुत लंबी गहरी सांस लेगा पेशेंट तब भी उसको समस्या आती है, तब भी उसको छींकें लग जाती हैं या फिर उसको खांसी हो जाती है। आगे बात की गई है दोस्तों, एन ओवर हीटेड रूम मे कोज हॉर्सीनेस एंड इनएबिलिटी टू स्पीक। तो ओवर हीटिंग से उसको एग्रावेशन होता है दोस्तों, उसको गले में भारीपन हो जाएगा और वो बोलने की क्षमता भी उसको, यानी कि बोलने में दिक्कत पैदा होगी, उसके गले में इरिटेशन होगी, वो चाहेगा कि मैं थोड़ा सा बाहर को निकल जाऊं, तब उसे थोड़ा सा आराम लगेगा। और इसकी मोडेलिटीज़ को बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि इसकी मोडेलिटीज़ बहुत ही यूनिक है और मोडेलिटीज़ से हम इस रेमेडी को समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम है, यानी कि एलियम सिपा में भी यही सिम्टम है दोस्तों कि हम अगर पेशेंट अंदर कमरे में है तो उसको और ज़्यादा एग्रेवेशन होगा, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा उसको आराम नहीं मिलता। ऐसा ही इसमें पेशेंट बताया कि मैं अगर बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग हो रही है उस जगह पर तो मुझे और ज़्यादा एग्रेवेशन होगा। तो इसकी जो मोडेलिटीज़ हैं वही इसको अदर रेमेडीज से सेपरेट करेगी दोस्तों। अब इसके ग्लैंड्स की बात की गई है दोस्तों। अ स्टोनी हार्डनेस इज द मोस्ट टिपिकल ग्लैंड सिम्टम ट्रीटेड बाय ब्रोमियम। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टोनी हार्ड, यानी कि ऐसे बताया गया कि पत्थर की तरह हार्ड उसके ग्लैंड मिलेंगे दोस्तों। अगर आप टच करेंगे तो वो हल्का सा भी दबेगा नहीं। और उसके ग्लैंड खासकर दोस्तों नेक एंड थ्रोट वाले रीजन में पाए जाते हैं, पेरियोटिड ग्लैंड्स, और उससे नीचे जो हमारा नेक वाला एरिया है वहीं पर ज़्यादातर ये ब्रोमियम के ग्लैंड्स पाए जाएंगे। इट इज़ मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द थायराइड, ओवरी और टेस्टाइल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो फ्रेंड्स, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाए या फिर हमारे ओवरीज लेफ्ट साइड में, ओवरीज में पेन हो एक फीमेल को, और उसके साथ साथ मेल के अंदर लेफ्ट टेस्टाइल के अंदर पेन महसूस दे, भारीपन महसूस दे, तब भी ये रेमेडी दोस्तों काम आएगी। बट उसके साथ साथ उसके मेंटल सिम्टम्स मिलने चाहिए और उसकी मोडेलिटीज़ मैच करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने उसके मेंटल सिम्टम्स एज वेल एज फिजिकल सिम्टम्स को पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर दोस्तों, जो कि है इसकी मोडेलिटीज़। तो मोडेलिटीज़ में ये जानते हैं कि सिम्टम बेटर कब होते हैं, यानी कि किस चीज़ से हमें आराम मिलता है। तो आफ्टर नोज ब्लीडिंग, फॉर शेविंग, फॉर बीइंग एट शी श्योर, फॉर मूवमेंट, फॉर राइडिंग ए हॉर्स। तो नोज ब्लीडिंग यानी कि एक डिस्चार्ज हुआ है, नाक से खून आया है, एपिस्टैक्सिया भी बोलते हैं इसको, तो इससे इसको आराम मिलता है। फॉर शेविंग यानी कि शेव करके इसको थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है, इसको जो गले में ऐसा लगता है इसको महसूस होता है, यानी कि ऐसा उसका भ्रम है या क्या है, बट ऐसा इसको महसूस होता है कि शेविंग करने के बाद मुझे गले में थोड़ा सा बेटर फील होता है, जो उसको भारीपन रहता है वो थोड़ा सा कम महसूस होता है उसको। फॉर बीइंग एट दी सी श्योर यानी कि सी वाले एरिया के आसपास या फिर समुद्र तट पर इसको थोड़ा सा बेटर फील होता है दोस्तों। बट अगर ये समुद्र के पानी से नहा लेगा या फिर सेलिंग यानी कि बहुत दिनों तक समुद्र में रहेगा तो इसको समस्या बढ़ जाती है। फॉर मूवमेंट यानी कि चलता फिरता रहेगा तो ये बेटर फील करेगा, क्योंकि ओवर हीट से और डैम से इसको एग्रावेशन होता है। तो अगर एक ही जगह बैठा या एक ही कमरे में बैठा है बंद करके तो उसको थोड़ा सा इरिटेशन होने लगती है दोस्तों। फॉर राइडिंग अ हॉर्स, तो ये बहुत अलग सिम्टम है दोस्तों, क्योंकि हॉर्स वाला सिम्टम जो है वो बहुत ही पुरानी या फिर जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उनमें ऐसी समस्याएं पाई जाती हैं। तो ऐसे बहुत कम पेशेंट देखने को मिलते हैं, बट ऐसे एरिया जहाँ पर हॉर्स राइडिंग होती है वहाँ पर ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम आती है दोस्तों। अब सिम्टम में एग्रावेशन कब होता है ये जान लेते हैं दोस्तों। फॉर वार्म, फॉर डैम्प, फॉर ओवर ईटिंग, फॉर गेटिंग चिल्ड वाइल हॉट, फॉर बाथिंग इन द सी, फॉर डस्ट, फॉर ड्राफ्ट इन द इवनिंग अंटिल मिडनाइट, फॉर टबैको स्मोक आफ्टर ईटिंग। तो दोस्तों गर्म जगह से इसको एग्रावेशन होगा, नमी वाला मौसम हो गया है, बारिश वाला मौसम हो गया है, उससे भी उसको एग्रावेशन होगा, ज़्यादा खाने से भी इसको एग्रावेशन होगा दोस्तों। और फॉर गेटिंग चिल्ड व्हेन हॉट यानी कि अगर गर्म सर्द हो गया तब भी इसको एग्रावेशन होगा, कि ये गर्मी में बैठा था यानी कि इसका बदन गर्म था और एकदम से ये ठंडी में चला गया तो इसको एग्रावेशन हो जाएगा, इसको छींकें लग जाएंगी, खांसी हो जाएगी और इसके गले में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। फॉर बाथिंग इन दी सी, तो ये मैंने बताया दोस्तों कि अगर वो सी वाले पानी से नहा लेगा तो उसको एग्रावेशन हो जाता है। और बहुत लंबे समय तक अगर वो सी में ट्रैवल करता है यानी कि सेलिंग ऑफिसर्स जो सेल करते हैं, मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स या फिर इंडियन नेवी के जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनको ये समस्याएं पाई जाती हैं दोस्तों। या फिर मछुआरे जहाँ पर
सी वाला एरिया, समुद्री तट है दोस्तों, वहाँ पर भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। फॉर डस्ट, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था दोस्तों कि डस्ट से उसको स्नीजिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं डस्ट के कारण। फॉर ड्राफ्ट, यानी कि अगर ठंडी हवा का उसको झोंका भी लग जाए तब भी उसको एग्रावेशन होगा। और ये बहुत ही मुख्य सिम्टम है दोस्तों कि इन द इवनिंग अंटिल मिडनाइट, तो शाम से इसकी समस्या स्टार्ट होती है और पूरे आधी रात तक इसकी समस्या रहती है दोस्तों। आधी रात के बाद इसको थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और टबैको स्मोक से इसको एग्रावेशन होगा, यानी कि जहाँ भी डस्ट होगी या फिर टबैको स्मोक होगी तो उसको छींके लग जाएंगी, उसको गले में इरिटेशन पैदा हो जाती है और आफ्टर ईटिंग और खाने के बाद इसको समस्या पैदा हो जाती है दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों इसकी मोडेलिटीज़ की, सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है एंड सिम्टम में आराम कब मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ब्रोमियम के पेशेंट को पहचानने के लिए हमें इस रेमेडी का मेन स्पेयर ऑफ एक्शन पता होना चाहिए और इसके मोडेलिटीज़ पता होना चाहिए। और मेंटल सिम्टम तो इसके बिल्कुल यूनिक है ही कि उस पेशेंट को लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, या मुझे सारी दुनिया मुझे ही देख रही है, या फिर मेरे शोल्डर की तरफ को सब देख रहे हैं, या फिर उसे ऐसा लगेगा कि मेरे मुंह पर एक मकड़ी का जाला है। तो बहुत ही एक यूनिक सिम्टम है मेंटल लेवल पर भी। बट ये सब सिम्टम बहुत कम पाए जाते हैं दोस्तों। बहुत ही यूनिक पेशेंट आपको, यानी कि 100 में से 1 या 2 पेशेंट ही ऐसे होंगे जो इस प्रकार के मेंटल सिम्टम्स के साथ होंगे। बट वो ऐसा नहीं है कि वो ब्रोमियम के पेशेंट नहीं हो सकते। तो ब्रोमियम को समझने के लिए हमें इसकी मोडेलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा, एक एक मोडेलिटीज़ को मैच करना पड़ेगा, तभी हम ब्रोमियम रेमेडी को निकाल सकते हैं दोस्तों। बट ये रेमेडी बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से रेमेडी काम आती है। बट ब्रोमियम के पेशेंट को ढूंढना काफ़ी टिपिकल पड़ जाता है जब हम लाइव केस टेकिंग करते हैं, क्योंकि ये सब किताबी बातें हैं। बट लाइव जब हम केस टेकिंग करेंगे तो हमारे माइंड में 10 दवाइयाँ और घूमेंगी जो इसके कंपेरिजन में होंगी दोस्तों। क्योंकि जैसे जैसे पेशेंट अपने सिम्टम्स हमें बताता है या फिर हम केस टेकिंग करते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत वो सिम्टम से रिलेटेड रेमेडीज स्ट्राइक करने लगती हैं। तो उनमें से एक रेमेडी निकालना काफ़ी मुश्किल काम है दोस्तों। बट अगर हम मेट्रिया मेडिकास को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ रेपेटरी की हेल्प लीजिएगा एंड हमें जो उस रेमेडी की थीम है, यानी कि मेन थीम को समझना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है दोस्तों, वो मोडेलिटीज़, यानी कि मोडेलिटीज़ से हम एक एक रेमेडी को सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि मोडेलिटीज़ ही ऐसी चीज़ है दोस्तों जो पेशेंट एकदम एक्यूरेट बताता है कि शाम को मेरी समस्या बढ़ती है, या सुबह सुबह उठकर मेरी समस्या बढ़ती है, या फिर ठंडा खाने से, ठंड में, गर्मी से, या ठंडे पानी से नहाने से, ऐसे सिम्टम में, यानी कि एग्रावेशन कब हो रहा है, एमिलिएशन कब हो रहा है। तो मोडेलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये था ब्रोमियम के पेशेंट का नेचर, उसका एक ओवरव्यू। आशा करता हूँ आज ये रेमेडी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वारी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड दोस्तों, आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। एंड जल्द ही मैं सारी बी अल्फ़ाबेट की मेट्रिया मेडिकास की जो रेमेडीज़ हैं दोस्तों, वो एक साथ एक ही वीडियो में डालने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी रहेगी। आपको रेमेडीज़ को ढूंढने के लिए अलग अलग मेट्रिया मेडिकास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी रेमेडीज़ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।